सो बेटा हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो इस चैप्टर को हम बेसिकली 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस हमारे आते हैं। देखो पहला है एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। डिफरेंट एज ग्रुप जैसे 5 साल का बच्चा है उसे क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी देर तक करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज गाइडलाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके थ्रू अभी क्या पता चलता है कि एक 65 अबव कोई पर्सन है तो उसको हफ्ते में कितने दिन एक्सरसाइज करनी है, कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो ये सब किस में आता है, एक्सरसाइज गाइडलाइंस में आता है, WHO की एज ग्रुप्स के अंदर आता है, डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंदर। अब आ जाओ सेकंड हम पढ़ेंगे पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज। देखो पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, काइफोसिस के बारे में पढ़ेंगे, लॉर्डोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, स्कोलियोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन कुछ ये सारी कैसी हैं, ये स्पाइनल डिफॉर्मिटीज हमारी, कैसी डिफॉर्मिटीज हैं, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज। और कुछ हमारी एक्सट्रीमिटीज की डिफॉर्मिटीज होंगी वो हम इसी के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। और जो उसके बाद वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स के बारे में क्या है कि पहले वुमेन्स को इतना पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता था, तो डे टू डे पास्ट से लेके अब तक क्या क्या चेंजेस उसमें आए हैं, हमें कैसे वुमेन्स को इक्वल रखा है पार्टिसिपेट करने के लिए, क्या क्या चीज़ें उनके लिए करी हैं, कौन सी स्कीम्स हमने उनके लिए डेवलप करी हैं ताकि वुमेन बेटर पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। और क्या क्या बैरियर्स थे, उनको बैरियर्स बोले तो क्या क्या बाधाएं उन्हें आई थी वो चीज़ करने के लिए कि उनको पार्टिसिपेट ही नहीं किया जा रहा था, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि उनको कैसे बेनिफिट हुआ, जैसे ही वो पार्टिसिपेट करने लगे उनको बेनिफिट कैसे हुआ उस चीज़ से, तो हम इसको बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमेशा आता है वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स बताओ। फिजिकल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट आएगा आपका, साइकोलॉजिकल बेनिफिट आएगा, तो ये किस में आता है, सब हमारा वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स में आता है। देन हम पढ़ेंगे मिनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर मिनार्क क्या होता है, मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन क्या होता है, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है वो कितने दिन की है, अगर कम होती है तो कौन सी, उन्हें क्या बोलते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये सब किस में आएगा, हमारा मिनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन में आएगा फीमेल्स के लिए, ठीक है। देन फीमेल एथलीट ट्राइड के बारे में हम पढ़ेंगे कि सपोज करो फीमेल एथलीट ट्राइड में क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे, एमेनोरिया के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन बुलिमिया नर्वोसा करके एक चीज़ होती है, एनोरेक्सिया नर्वोसा करके एक वो होती है हमारी, उसमें उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब किस में आएगा, फीमेल एथलीट ट्राइड में आएगा, ठीक है। तो आप सब इस चैप्टर से देख लो क्वेश्चन कैसे आता है। सपोज करो एक्सरसाइज गाइडलाइन से क्वेश्चन आया, ठीक है, 3 मार्क्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। क्या आता है आपको, कोई भी एज ग्रुप दे दिया जाएगा कि सपोज करो 65 के लिए बताओ कि कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं, तो आपको 3 से 4 चीज बता दो, 3 नंबर आ जाएंगे। सबसे पहले टाइप ऑफ एक्टिविटी, इंटेंसिटी कैसी होगी उसकी, फ्रीक्वेंसी क्या है, और कौन कौन सी होंगी टाइप्स, बस ये चीज बताओ, 3 मार्क्स आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है पोस्चरल डिफॉर्मिटी से, आपसे बोल दिया जाएगा कि राइट अबाउट द स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, ठीक है। तो आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, और आपको इनके मैनेजमेंट बताना पड़ेगा, ठीक है। करेक्टिव मेजर्स बताने पड़ेंगे, किसी को स्कोलियोसिस है, ठीक कैसे करना है, किसी को नोक नीज है उसको ठीक कैसे करेंगे। तो ये सब किस में पढ़ेंगे हम, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में पढ़ेंगे, जो मैक्सिमम आपका क्वेश्चन आता ही आता है। देन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स में आपका सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। देन आपका मिनार्क फीमेल एथलीट ट्राइड से क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन, आप फीमेल एथलीट ट्राइड के बारे में इलैबोरेट करिए क्या होता है, ठीक है। चलो डन, हाँ चल रहा है। तो बेटा फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है, कोई भी हमारी बॉडी के मूवमेंट स्केलेटल मसल के द्वारा जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटी, इसलिए तो एक्सरसाइज गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं उसके बाद। अब फिजिकल एक्टिविटी हमें पता चल गया क्या होती है। अब आ जाओ एक्सरसाइज गाइडलाइंस WHO के थ्रू हम बताएंगे कि डिफरेंट एज ग्रुप से कैसे होती है। जैसे सपोज करो अप टू एज 5 सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद वो चलना फिरना सीखता है, देन थोड़ा बहुत खेलना सीखता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ऐसे तो स्टेजेस डेवलप होती हैं उसकी लाइफ की, है ना, एज। अब आ जाओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप टू एज 5 तक गाइडलाइन पढ़ेंगे WHO की क्या है। सबसे पहले इन्फेंट, बेबी का बर्थ से लेके 3 मंथ्स तक, अप टू 3 मंथ्स, यानी कि इन्फेंट को कैसे बोल सकते हैं हम, 0 to 1 ईयर बोल सकते हैं, ठीक है, इन्फेंट के लिए। अब
सपोज करो 0 से 3 मंथ का बेबी है, उसको मैक्सिमम सोना होता है, तो उसको स्लीप कितनी जरूरी है, उसको एटलीस्ट 14 to 17 आवर्स अ डे की स्लीप जरूरी होती है। ऐसे ही सेम 3 to 11 मंथ का जब बेबी हो जाता है उसको स्लीप 12 to 16 आवर्स कम करते जाओ, जैसे जैसे एज बढ़ेगी नींद को कम कर दो, ठीक है। अब आ जाओ, जब बच्चा होता है वो पूरे दिन एक्टिव होता है, बी एक्टिव थ्रू आउट द डे, है ना, पूरे दिन लगभग एक्टिव ही होता है वो, कभी कभी आराम से लेटा होता है, सो रहा होता है, उठ गया, खा रहा होता है, कितनी चिल लाइफ होती है ना। तो सेम क्या होता है, एटलीस्ट 30 मिनट उसको टमी टाइम देना चाहिए हमें। टमी टाइम लाइक देखो, जब वो जग रहा होता है तो होता है ना, पालना लेके जाते हैं, वो देख रहा होता है ऐसे लेट लेट के कि भाई ये ऐसे बज रहा है, वो ऐसे बज रहा है, तो कितनी मतलब फन लाइफ होगी उसकी। तो एटलीस्ट क्रोलिंग करेगा, वो रोल करेगा उस मैट पे, लेकिन सॉफ्ट मैट होना चाहिए, उसको हमेशा लिटाना किस पे चाहिए, सॉफ्ट मैट पे लिटाना चाहिए। तो 30 मिनट्स ऑफ टमी टाइम ये लिख सकते हो आप अगर पूछे तो। अब तो एज 5 के लिए आपको यही चीजें लिखनी होती हैं। टोडलर में क्या करोगे, 1 से 2 साल का जब बच्चा होता है तो वो बैठना सीख जाता है, खड़ा रहना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है। तो ये सारी चीजें किस में आ गई हैं, हमारी टोडलर्स में आती हैं। अब कितनी स्लीप जरूरी है, उसको और कर दो कम। बेचारा बच्चा जितने जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, स्लीप बिल्कुल कम होती जा रही है। एक टाइम आएगा जब बेचारे को टेंशन हो जाएगी, हो अब क्या करूं, तो वो जाके सोचेगा हो सोना ही नहीं है, नींद नहीं आ रही, एंजाइटी हो रही है मेरे, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, कितनी सारी चीजें आ जाती हैं। चिल है अभी तो हुआ 1 साल। हेलो, 11 से 14 घंटे की स्लीप मैंडेटरी है। देन उसके बाद उसको 1 घंटे से ज्यादा इनएक्टिव रखना ही नहीं है हमें, कुछ ना कुछ कराते रहना है। जैसे सपोज करो हमने उसको जंपिंग कराई, थ्रोइंग इवेंट करा दिया कोई भी, ठीक है, कोई रनिंग के लिए उसको एनकरेज कर रहे हैं, चलो भाई वॉक करके आएंगे, चलो हाथ पकड़ के उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आएगा, आपको टोडलर में आ जाएगा। उसके बाद में चिल्ड्रन 3 से 4 साल या 5 साल का जो भी बच्चा होता है, उसमें क्या होता है, उसको स्लीप और कम होगी, 11 से 13 घंटे की स्लीप पे आ गया वो, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी ध्यान रखना, 3 से 5 साल का बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, 3 साल लगभग 3 साल से स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है बच्चा। तो फिजिकल एक्टिविटी उसको 3 घंटे पर डे कम से कम उसको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। और बॉल गेम्स खेलने चाहिए, जैसे बास्केटबॉल हो गया, कुछ भी, मतलब घर पे हम उसको स्टार्ट करा सकते हैं ये चीजें, ठीक है। और मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज, यानी कि उसकी हार्ट बीट 140 अबोव अगर होती है, या फिर बच्चा है अभी तो 140 अबोव हो जाएगी तो बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। तो उसको मॉडरेट टू विगरस एक्टिविटी हमें करानी है, कम से कम 1 घंटा एक दिन में, ठीक है। आज बॉल गेम, स्किपिंग कराओ उसको, चेजिंग गेम्स कराओ, ठीक है, बर्फ पानी हो गया, बहुत ट्रेडिशनल गेम्स हम खेलते थे, ठीक है। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, हमारे चिल्ड्रन में आ जाएंगे, 3 से 4 साल के बच्चे के लिए, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे चिल्ड्रन एंड यूथ। अब 5 साल तक के बच्चे का पढ़ लिया। अब देखो, आप एक बात देखना, पिछले बार जब हमने अभी पढ़ा था टोडलर, ये इन्फेंट के बारे में, पहले बच्चा होता है 4 टायरों वाली साइकिल चलाता है, ठीक है। जैसे उसको साइकिल चलानी आती है, थोड़ा सा बड़ा होता है ना, साइकिल चलानी आती है, बैलेंस करना सीख रहा है, थोड़ा 3 टायर की कर देते हैं। जैसे अच्छे से सीख जाता है तो 2 टायर की। ऐसे ही बेटा स्लीप के साथ है, 1 साल बढ़ो 1 घंटा कम कर दो, 1 साल बढ़ो 1 घंटा कम कर दो, ऐसे ही चल के होगा। बड़े हो जाओगे और भी आराम से काम वाम करने लग जाओगे तो पता चल जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। अब आ जाओ, सिंपल 5 से 17 साल के बच्चे के लिए क्या क्या जरूरी होता है, मैं बताता हूँ। हमें कभी भी एक्सरसाइज गाइडलाइन का क्वेश्चन आएगा तो या तो आपका 65 प्लस ईयर्स का आएगा, या फिर 18, ये मान के चलो कि ये इस टाइप से भी आ सकता है। 4 चीजें लिखनी है, टाइप ऑफ एक्टिविटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी। देखो इन चीजों का मतलब क्या होता है। इंटेंसिटी मतलब ऐसे नहीं होता कि हम बिल्कुल तेज भाग रहे हैं, किस इंटेंसिटी से वो चीज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से कर रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी होता है कितनी बार कर रहे हैं, सेट्स। आ जाओ, सबसे पहले देखो, हम कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करते हैं ना। स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, हम टाइम बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। वैसे ही ना, पहले तो ऐसे नहीं चाहती स्प्रिंट मार दी हमने, हुसैन बोल्ट रिकॉर्ड तोड़ दे, नहीं होता ना ऐसा। आ जाओ, सबसे पहले सिंपल एक्सरसाइज से स्टार्ट करो, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाओ। इतना हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या लिख सकते हैं हम, देखो एरोबिक एक्टिविटी करो। एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, एरोबिक एक्टिविटी होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी करोगे ना, तुम जिम जाते हो उस टाइम पे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करोगे। और फंडामेंटल मूवमेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल मूवमेंट्स में आता है चलना फिरना आपका, है ना, डेली डे टू डे लाइफ की जो टास्क है उनको एफिशिएंट तरीके से करना क्या कहलाएगा, फंडामेंटल मूवमेंट्स कहलाता है। अब आ जाओ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हमेशा मीडियम से हाई रखनी है। मीडियम से हाई क्या बोल दोगे, मॉडरेट टू विगरस,
ठीक है, अब आ जाओ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या रखनी है? ड्यूरेशन बेटा कम से कम आपको 60 मिनट पर डे एटलीस्ट एक्सरसाइज करनी चाहिए इस एज में। इतनी बात समझ में आई? 60 मिनट से, अब देखो फ्रीक्वेंसी मैं बोल रहा हूँ सेट्स, या तो 1 घंटे का सीधा सीधा 60 मिनट का एक सेट कर लो, 60 मिनट ऑफ 1 सेशन, या 30 मिनट्स के 2 सेशन कर लो। वो डिपेंड आप पे करता है आप कैसे कर पाते हो। इतना समझ में आ गया? अब देखो इसके बाद में हम पढ़ेंगे ना वो क्या करते हैं, आ जाओ यूथ का करते हैं हम, ठीक है, या अडल्ट कर लेते हैं। अडल्ट 18 to 64 years of age। आ जाओ सेम इसका करना है आपको। क्या करना है? इसे एक्सरसाइज तो ऐसे ही स्टार्ट करोगे या अलग तरीके से स्टार्ट हो जाएगी? सिंपल एक्सरसाइज से स्टार्ट करो, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते जाओ, बढ़ाते जाओ। देन आ जाओ आपकी एक्टिविटी कैसी होगी। जी देखो एक्टिविटी कैसे होगी आपकी, एरोबिक करेंगे, ऑब्वियसली बात है, एरोबिक एक्टिविटी भी होगी। उसके अंदर हम इस एज में आने के बाद ना हम देखो कोई डंबल्स वगैरह जिम में जाते हैं तो ऐसे एक्सरसाइज भी करते हैं जिसमें एनारोबिक एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व होती है, जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एनारोबिक। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी करोगे आप लोग, मसल को स्ट्रेंथ करोगे। देन उसके बाद में इंटेंसिटी आ जाओ। अब इंटेंसिटी में क्या करोगे मैं बता देता हूं। अब आपको ये कितनी देर करनी है, ये कितनी देर करनी है, ठीक है। देखो एरोबिक, एनारोबिक और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। इसके बाद आ जाओ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हमें वही रखनी है हमेशा, मॉडरेट टू विगरस, ठीक है। अब देखो एरोबिक एक्सरसाइज जो होती है ना, इंटेंसिटी कैसे करोगे? एरोबिक एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, वो कम से कम 150 to 300 मिनट्स पर वीक करनी है, ये ध्यान रखेंगे। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहे हो आप, ये चलो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करो, ये कितने दिन करनी है आपको? मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 दिन पर वीक करनी ही करनी है, ठीक है। आ जाओ ड्यूरेशन कितनी रखोगे? देखो ड्यूरेशन का तो इसमें है ही नहीं, अब आपको पता ही चल गया 150 to 300 मिनट्स आपको करनी है ये एक्सरसाइज। और कैसे एक्सरसाइज होगी, आप क्या कर सकते हो इस चीज में, क्या कर सकते हो, जैसे एग्जांपल्स लेके चले तो साइकिलिंग कर सकते हो, ठीक है, रनिंग कर रहे हो आप, तो एटसेट्रा, ये चीजें कर सकते हो आप इस चीज में। इतना समझ में आ गया? आप थर्ड की तरफ चल रहे हैं, अब लास्ट ओल्डर अडल्ट्स। पॉज अब कर दिया। बेटा देखो अब हम स्टार्ट करेंगे ओल्डर अडल्ट्स 65 प्लस। मेनली ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, अभी सीबीएसई में आप पेपर उठा के देखोगे अभी पिछले साल वाला, उसमें यही क्वेश्चन दे रखा था कि ओल्डर अडल्ट्स की एक्सरसाइज गाइडेंस बताओ, ठीक है। थोड़ा सा परफॉर्म करेंगे कि भाई सिंपल एक्सरसाइज से बिगिन करेंगे, धीरे धीरे इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे उस चीज की, मॉडरेट टू विगरस एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइप ऑफ एक्टिविटी कैसे करेंगे हम, या तो एरोबिक करेंगे या मसल स्ट्रेंथनिंग करेंगे, ठीक है। सेम करना है एरोबिक एक्टिविटी, क्या हो गया, हम 150 to 300 मिनट्स पर वीक, इतना याद रखना है। इसका क्या करोगे आप, 2 से 3 दिन पर वीक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। देखो इतना सब तो सेम है। अब एक बात बताओ, जब आप बूढ़े होने लग जाते हो तो क्या होता है, मेनली हमारी जो बोन डेंसिटी होती है ना वो कम होती चली जाती है। तो सबसे ज्यादा उनको क्या लगता है, जैसे सपोज करो मोबिलिटी नहीं है, ओल्डर एडल्ट में इतना मोबिलिटी मोबिलिटी नहीं है उनको, थोड़ा सा फंबल हो गया बट स्टिल मोबिलिटी नहीं है मान लो उनको। तो अब देखो बैलेंसिंग एक्सरसाइज लिखना जरूरी है आपको, बैलेंसिंग एक्सरसाइज को परफॉर्म करें वो एटलीस्ट 2 से 3 दिन पर वीक, बैलेंसिंग एक्सरसाइज, ये चीज ऐड करनी है आपको। अडल्ट्स में सेम हो गया, ठीक है।
तो इतना सबको ध्यान है। हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। एक्सरसाइज गाइडलाइंस बाय WHO। तो आपको जो लिखा है आप नोट्स बना लेना कॉपी में, उससे बाहर कुछ नहीं लिखना, ठीक है? इतना समझ में आ गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे हम। पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम फीमेल एथलीट ट्राइड के बारे में पढ़ेंगे। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज का लास्ट में टॉपिक कवर करते हैं, पहले फीमेल एथलीट ट्राइड के बारे में हम पढ़ते क्या होता है, ठीक है? फीमेल एथलीट ट्राइड पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। जैसे अब जो टॉपिक होगा वो फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लड़कों को भी पता होना चाहिए कि इस एज में अगर ये चीज़ें हो रही है तो क्या आपको करना चाहिए, या फिर क्या कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि हम मतलब किसी की मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रही है फीमेल में, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है उस टाइम पे सिम्टम्स क्या होते हैं, एक्ने होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, तो इस चक्कर में इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। और हमें क्या लगता है नहीं नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल नहीं है। तो आपको ध्यान से देखना ये टॉपिक। आप देखो, सबसे पहले पढ़ो मीनार क्या होता है। मीनार होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बोल सकते हो इन फीमेल्स, या स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। फीमेल्स में ये होती है। आ जाओ, इसके बाद देखो ये कब से स्टार्ट होती है बेटा, ये ना सबसे पहली चीज है प्यूबर्टी की एज पे स्टार्ट होती है ये। और एवरेज क्या होता है, एवरेज एज होती है इसकी 12 से 13 साल के बीच में स्टार्ट होती है मेनली, ठीक है? अब आ जाओ, मीनार का हमने पढ़ लिया। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं पहले। देखो बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है फीमेल्स में वो मेनली एवरेज 28 डेज की साइकिल होती है, ठीक है? नॉर्मली क्या बोलते हैं, नॉर्मली ये वेरी करती है 21 to 35 डेज, ठीक है? कभी कभी क्या होता है 21 से कम में भी पीरियड्स आ जाते हैं, या 35 डेज के बाद भी पीरियड्स आते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इर्रेगुलरिटीज तो हुई। मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने बता दिया 28 दिन का एवरेज होता है साइकिल का। नॉर्मल साइकिल जो होती है वो 21 से 35 दिन तक वेरी करती है फीमेल्स में, ठीक है? अब एक चीज होती है मेनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल का खत्म हो जाना बोलते हैं इसको, पीरियड्स खत्म हो जाते हैं उस टाइम पे। तो ये कब होता है, अब 50 की एज में होता है मेनली, ठीक है? मेनोपॉज होता है फीमेल्स में। अब देखो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन से क्या समझते हो? देखो सपोज करो 21 से पहले पीरियड्स आ गए, 35 के बाद पीरियड्स आ गए, तो ये क्या हुआ, इर्रेगुलरिटीज तो हुई, ठीक है? क्या बोलेंगे, इर्रेगुलरिटीज या एबनॉर्मेलिटीज इन नॉर्मल, इन या बोल दो इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइकिल ऑफ फीमेल्स, ठीक है? देखो बताता हूं किस किस तरीके से ये आ सकता है क्वेश्चन। सबसे पहले होते हैं एमेनोरिया, एक टर्म, चलो एमेनोरिया बाद में पढ़ेंगे। अगर मेंस्ट्रुएशन फीमेल्स में 21 दिन से पहले आ जाता है, यानी क्या बोलते हैं लेस देन 21 डेज, तो उसका भी एक नाम होता है। मोर देन 35 डेज, ये भी एक एबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक है? menstruation occurs with heavy blood flow, ठीक है? उसका भी एक नाम होता है। menstruation occurs with heavy blood flow, pain, menstruation with more pain, या फिर with severe pain के साथ बोलूं,
उसका भी एक नाम होता है, ये भी एक एबनॉर्मलिटी होती है। नॉर्मल क्या चीज होती है? यूमेनोरिया इसका नाम है। यूमेनोरिया, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब आ जाओ लेस देन 21 डेज। बताओ, लेस देन अगर 21 डेज में अगर साइकिल आती है तो उसको क्या बोलते हैं, और मोर देन 35 डेज की अगर साइकिल होती है तो उसको क्या बोलते हैं? देखो, अगर 21 दिन से कम में साइकिल आती है फीमेल्स में तो उसको बोलते हैं पोलीमेनोरिया। पोलीमेनोरिया नाम याद रखना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 35 डेज से ज्यादा में आती है तो ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं उसको। ठीक है, जब भी आप ये वर्ड देखोगे ना मेनोरिया, ये रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ध्यान रखना, ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, अब आ जाओ, अगर मेंस्ट्रुएशन अकर हो रही है विद हैवी ब्लड फ्लो तो आप क्या बोलोगे? और मेंस्ट्रुएशन अगर अकर्स होती है आपकी सीवियर पेन के साथ तो उसको क्या बोलोगे आप? देखो, जब भी ज्यादा पेन हो रहा है उसको बोलोगे आप डिस्मेनोरिया। ठीक है, और जब भी आपका हैवी ब्लड फ्लो के साथ आ रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? मेनोरेगिया बोलोगे। आप उसको क्या बोलोगे? मेनोरेगिया। इतना समझ में आ गया? और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप क्या बोलते हो? यूमेनोरिया। एक देखो, बहुत एक मिथ है कि पीरियड्स के टाइम पे वुमेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, ऐसा बोलते हैं, लेकिन सबसे गलत मिथ यही है, क्योंकि आप कभी भी किसी की बायोग्राफी या फिर कुछ भी पढ़ रहे होगे तो ऐसे बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इतने बड़े अचीवमेंट हासिल किए हैं। तो कभी भी हमें ये नहीं मान के चलना है कि एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या फिर जो भी पीरियड्स हैं वो किसी की बैरियर नहीं है। वो ये बोल सकते हैं बैरियर नहीं है फीमेल्स के लिए कि वो अच्छा पार्टिसिपेट ना कर पाए या फिर अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। तो कभी भी ये मान के नहीं चलना है हमें। इतना समझ में आ गया सबको? देखो बेटा, हमने पोलीमेनोरिया के बारे में पढ़ लिया, ओलिगोमेनोरिया के बारे में पढ़ लिया, मेनोरेगिया, डिस्मेनोरिया और यूमेनोरिया। देखो, 21 दिन से कम पोलीमेनोरिया, 35 डेज से ज्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ओलिगोमेनोरिया, अगर बहुत ज्यादा पेन है तो डिस्मेनोरिया के बारे में बोलते हैं, और अगर हैवी ब्लड फ्लो आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? मेनोरेगिया बोलेंगे। एक चीज रहेगी मेट्रोरेगिया। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं मेट्रोरेगिया। इसको क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर ब्लीडिंग बोल लो बस आप इसको, ये ऐसे याद रखो, इर्रेगुलर ब्लीडिंग, कभी तेज कभी ज्यादा कभी कम, इस टाइप से अगर होती है तो उसको मेट्रोरेगिया बोलते हैं। ये टर्म्स याद रखना सारे, पोलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, मेनोरेगिया, डिस्मेनोरिया, मेट्रोरेगिया, यूमेनोरिया, ये सब याद रखेंगे आप। देखो बेटा, अब हम फीमेल एथलीट राइट्स के बारे में पढ़ेंगे मेनली। तो जब भी आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे पहले डायग्राम बनाओगे, ठीक है, फीमेल एथलीट राइट्स। यहाँ पे आते हैं आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स, यहाँ पे आता है आपका एमेनोरिया, और यहाँ पे आपके आएंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ये 3 टाइप के हमारे क्या होते हैं? फीमेल एथलीट ट्राइड्स होते हैं, फीमेल्स के अंदर होते हैं। ये सब चीजें आपस में क्या होती है? इंटर रिलेटेड होती हैं। देखो, ईटिंग डिसऑर्डर्स में 2 ईटिंग डिसऑर्डर बाद में पढ़ेंगे, पहले होते हैं एमेनोरिया। मेनोरो करता रहता हूँ, कभी कभी हो जाता है। एमेनोरिया में क्या हो गया? देखो, मेनोरिया जो भी टर्म है रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। ए से क्या होगा? हमारा एब्सेंस। तो इसका डेफिनेशन क्या होगी आपकी? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हो। 2 टाइप के होता है हमारे पास, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है? देखो, आपके मेंस्ट्रुअल जो आपके कह रहा हूँ सॉरी फीमेल्स के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बिगिंस होते हैं प्यूबर्टी पे, है ना। तो अगर वो चीज ना हो, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट बिगिंस एट प्यूबर्टी,
तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी एमेनोरिया बोलते हैं। सेकेंडरी एमेनोरिया में क्या आएगा, नॉर्मल साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद आपकी 3 मंथ्स के लिए क्या हो जाती है, साइकिल स्टॉप्स। ठीक है, फीमेल की साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है और अचानक से क्या होता है 3 मंथ्स और मोर के लिए क्या होती है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। ईटिंग डिसऑर्डर्स पे आ जाओ। ईटिंग डिसऑर्डर्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या कहोगे बेटा आप, कि फीमेल्स को ना बहुत ज्यादा क्या होता है, ऐसे लगता है उन्हें कि है ना उनका वेट गेन हो जाएगा, तो मुझे ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, वो चीज़ नहीं खानी चाहिए, तो वो रेगुलर क्या करती रहती हैं, अपनी डाइट को स्किप करती रहती हैं। लंच को स्किप कर दिया, डिनर को स्किप कर दिया, क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा बस सिर्फ उन्हें ऐसा लगता है कि वो वेट गेन कर लेंगी, सिर्फ इसलिए। तो क्या बोलोगे आप, डाइट का स्किप करना बाय फीमेल्स। ठीक है, कि वेट गेन ना हो जाए, वेट गेन ना हो ताकि। ठीक है, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब आ जाए दूसरा, बुलिमिया, बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या करती हैं फीमेल्स, ओवर ईटिंग करती हैं। ठीक है, उसके बाद वही चीज उनको ऐसा लगता है कि वेट गेन हो जाएगा, उनको तो वहम होता है ना एक, वेट गेन हो जाएगा। अब आ जाओ, ओवर ईटिंग करेंगे। ओवर ईटिंग करने के बाद क्या करती है वो, वोमिटिंग से क्या करेंगे, अपने आप को वोमिटिंग से क्या करेंगे, गेट रिड ऑफ दैट फूड। अब एक बात बताओ, क्या ये चीज ठीक है? हम कुछ भी खाते हैं, जबरदस्ती हम क्या करें, वोमिटिंग कर रहे हैं। ज़्यादा खा लिया वोमिटिंग कर दिया, फिर ज़्यादा खा लिया वोमिटिंग कर दिया, ऐसे हमारे मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर, एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक होता है बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया में क्या आएगा आपका, कि वेट गेन ना हो तो वो अपनी डाइट को स्किप करती हैं, ऐसा। और बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, ओवर ईटिंग करने के बाद वो क्या करेंगी, फोर्सफुली क्या करेंगे, वोमिट करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट में, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, हमारी बोन डेंसिटी का वीक हो जाना। ठीक है, बोन डेंसिटी का वीक हो जाना ही क्या कहलाती है, ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है। फीमेल एथलीट राइट, जब भी आपको क्वेश्चन आता है यहीं से स्टार्ट करोगे। फीमेल एथलीट राइट क्या होता है, 3 चीजों से फीमेल एथलीट राइट इंटर रिलेटेड होता है। पहला ईटिंग डिसऑर्डर, एमेनोरिया और ऑस्टियोपोरोसिस। एमेनोरिया को आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। देन 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी को करोगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी पे बिगिन ना हो, उसको प्राइमरी बोलेंगे। सेकेंडरी को क्या करेंगे, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल में चल रही है, लेकिन अचानक से 3 महीने या उससे ज्यादा का क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाती है उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको सेकेंडरी एमेनोरिया बोलेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर में 2 टाइप के होते हैं हमारे, एक हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा होता है बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया में क्या बोलते हैं कि फीमेल्स को लगता है उनका वेट गेन ना हो जाए, इसलिए वो अपनी डाइट को स्किप करती हैं। सेकंड, बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, वो एक रेगुलर डाइट जो आप ले रही होती है, ओवर ईटिंग जो कर रही होते हैं, और फोर्सफुली वोमिटिंग उनको करती है ताकि वेट गेन ना हो। तो इस चीज से क्या समझे, वो उसको बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है, वीकनिंग ऑफ द बोन डेंसिटी का वीक हो जाना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारी ये बोन डेंसिटी वीक होने स्टार्ट हो जाएगी, और ये तीनों आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। समझ आ गया इतना? अब हम पढ़ेंगे बेटा वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। देखो वुमेन पार्टिसिपेशन पहले का आप जब देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में इंप्रूव हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करने लग गई हैं पहले से। पहले क्या होता था, देखो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स आए, वुमेन्स को अलाउड नहीं होता था पार्टिसिपेट करना। देन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आए, स्टार्ट हुए, लेकिन वुमेन अलाउड नहीं थी, लेकिन फर्स्ट टाइम 1900 में वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड किया गया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा बढ़ा है, और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा स्कीम्स उसके लिए चलाई हैं। जैसे आपको मैं 2 स्कीम्स के बारे में बताता हूँ। एक होता है खेलो इंडिया स्कीम, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कोई भी 8 साल तक 5 लाख रुपीस 8 साल तक प्लेयर को मिलते हैं। ठीक है, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, उसकी सब कुछ खाना पीना रहना सब कौन देखता है, गवर्नमेंट देखती है। देन उसके बाद में आ जाओ दूसरी स्कीम,
ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम, ये भी गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई ताकि वुमेन ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, कुछ ना बैरियर्स होते थे, पहले इतना पार्टिसिपेशन होता ही नहीं था। ठीक है, रिसोर्सेज इतना नहीं, उनको इतना एनकरेज नहीं किया जाता था, तो बेसिकली ना बैरियर्स होते थे। ये आ सकता है, आप कभी लिखना चाहो ना तो बैरियर्स लिख सकते हो। इन चीजों में बैरियर्स क्या आएंगे, सबसे पहले साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते थे। देखो साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या होगा कि जब मेंस इतना ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे, वुमेन्स इतना पार्टिसिपेट करती नहीं थी, इसलिए उन वुमेन्स का क्या होता था, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो होता था। ठीक है, क्या होता था, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो होता था। क्यों होता था, शॉर्टेज या फिर लैक ऑफ एक्सपोजर बोल सकते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, दूसरा आ जाओ, सोशल फैक्टर्स लगा लो। सोशल फैक्टर्स में क्या लगाओगे, पहले बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप्स होते थे। ये आपने देखा पहले बचपन में ही लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी, पसंद ही नहीं थी लड़कियां किसी को। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि स्टीरियोटाइप बना हुआ था कि सिर्फ मर्द ही पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट बोल सकते हैं, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट। आगे समझ में। थर्ड और लास्ट इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आप क्या बोलोगे कि ट्रेनिंग कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ज्यादा होती थी, ट्रैवल कॉस्ट, तो ये सब किस में आ जाएगी, आपकी इकोनॉमिक फैक्टर में आ जाएगी, जो कि बैरियर था एक वुमेन्स के लिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने के लिए। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो WHO की एक्सरसाइज गाइडलाइंस थी, ठीक है, WHO की जो एक्सरसाइज गाइडलाइंस थी उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि 2010 में आई थी वो सबसे पहले। कब आई थी, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। 2010 में एक्सरसाइज गाइडलाइंस आई थी और उसको रिवाइज कब करा, रिवाइज हो गए थे 2020 में रिवाइज करा गया। किसको, WHO की एक्सरसाइज गाइडलाइंस को। ये याद रखना, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बेटा अब हम पढ़ेंगे वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स के बेनिफिट क्या क्या होते हैं वुमेन्स को। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप के बेनिफिट्स होते हैं, फिजिकल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट और लास्ट हमारा सोशल बेनिफिट्स। देखो सोशल बेनिफिट्स जब भी हम पढ़ेंगे तो सोशल में आप क्या क्या चीजें करते हो, कोऑपरेशन इंप्रूव होगा, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा। ठीक है, रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप जो भी होते हैं वो इंप्रूव होंगे। तो ये सब किस में आता है, हमारा सोशल में आता है ये चीजें। कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, दूसरे से बात करेंगे जाके। उसके बाद में आ जाओ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स में क्या क्या होगा, देखो बैरियर में भी हमने पढ़ा, बैरियर में क्या थे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या था कि उनका जो कॉन्फिडेंस होता है बहुत लो होता है, तो क्या बोलेंगे इसमें बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर इंप्रूव होगा, देन आपका बेटर इमोशनल हेल्थ होगी आपकी साइकोलॉजिकल, जब वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगी स्पोर्ट्स के अंदर ही। तब फिजिकल में क्या क्या चीज़ें होती है, उनकी जो बोन डेंसिटी है वो इंप्रूव होती है। ठीक है, उनकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ रेगुलर एक्सरसाइज से होगी। रेगुलर एक्सरसाइज जब भी करते हैं वो, तो उनके मसल्स क्या होते हैं, टोन्ड अप मसल्स होंगी उनकी ना। तो जैसे लाइफस्टाइल डिजीज होंगे, आप 3rd चैप्टर में, योगा वाले चैप्टर में इसको पढ़ोगे कि लाइफस्टाइल डिजीज कौन कौन से होते हैं। जैसे डायबिटीज हो गया, आपका हाइपरटेंशन हो गया, ओबेसिटी हो गया, ये सब क्या है, लाइफस्टाइल डिजीज है। तो उनको क्या करेगा, बहुत कम होंगी जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो। और आपकी जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है, फीमेल्स की जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ, वो क्या करता है, ये इंप्रूव करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सबको। अब पढ़ेंगे हम कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको करना कैसे है मैं वो बताऊंगा आपको, लिखना कैसे है मेनली। लिखने के नंबर हैं यहाँ पे, ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख के आ गए हो। ठीक है, इसको पढ़ने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोस्चर होता क्या है। ठीक है, पोस्चर क्या होता है बेसिकली कि कोई भी पर्सन है वो अपनी बॉडी को कैसे होल्ड कर पा रहा है। हाँ, ठीक है, तो हाउ अ पर्सन होल्ड हिज हर बॉडी while moving, या फिर बोल सकते हैं while standing, sitting and walking। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि पोस्चर होता है, अपनी बॉडी को कैसे होल्ड कर पा रहा है। बेटा 2 टाइप के पोस्चर होते हैं,
एक तो आपका होता है डायनामिक, ये क्या होता है, पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हाइल मूविंग, ठीक है। और एक होता है आपका स्टैटिक। स्टैटिक में क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन स्टेशनरी, ठीक है। अब आ जाओ, पोस्चर कितने टाइप्स के होते हैं मेनली, दो टाइप के होते हैं, बता दिया हमने पहले, डायनामिक सेकंड और स्टैटिक। अब बताओ कि गुड पोस्चर क्या होता है। देखो, एक होता है गुड पोस्चर, एक होता है बैड पोस्चर। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखनी है, जब भी हमारा बॉडी वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना तो उसको बोलेंगे गुड पोस्चर, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा उसको बोलेंगे बैड पोस्चर। बॉडी वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, और बॉडी वेट नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो उसको बोलेंगे बैड पोस्चर। सीधा बैठना या एक ऐसे बैठना बिल्कुल, एक तो गुड पोस्चर, एक बैड पोस्चर में आएगा, ठीक है। जो हमारा ह्यूमंस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक नाम की चीज होती है, जहां से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है वेट, वो नेवल में होती है, ध्यान रखेंगे सब, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम आया है तो एक चीज और देखो आप ध्यान से, कि कहा नेवल में क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जहां से वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कुछ चीजें हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिलेटेड, वो ध्यान देंगे। तो बेस ऑफ सपोर्ट, पहली बात, अगर बेस ऑफ सपोर्ट जितना, सपोज करो मैं सीधा बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में खड़ा हूं तो मैं इतना ज्यादा स्टेबल नहीं हूं, वैसे ही मैं रिलैक्स पोजीशन में खड़ा हूं मैं बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, तो बेस ऑफ सपोर्ट क्या हुआ, बढ़ गया ना। जब भी बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ेगा हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा, जितना ज्यादा वेट बढ़ेगा तो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ेगी। भाई एक कोई मोटा आदमी है, बहुत ही सुमो देखे होंगे आपने, उनको धक्का दोगे आप नहीं गिरेंगे, एक पतला सा आदमी धक्का दिया आगे चला गया, हवा की तरफ जाता है, हवा का झोंका आएगा वो लड़का भाग जाएगा, समझ में आया। तो जितना ज्यादा वेट उतना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा, जितनी ज्यादा हाइट उतनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम, ध्यान रखना। भाई कोई तो है 2 फीट, कोई है 5 फीट, 2 फीट को तो नॉर्मल से करोगे आप आगे भाग जाएगा नहीं भागेगा, नहीं भागेगा। 2 फीट को आराम से करोगे तो कम से है तो जमीन के साथ ही, गिरेगा नहीं वो। लेकिन 7 फीट का कोई आदमी है, धक्का दे दो ऐसे गिरेगा आगे, अनस्टेबल ज्यादा रहेगा। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिलेटेड, समझ आ गया इतना सबको। बेटा देखो अभी हमने पढ़ा गुड पोस्चर क्या है, बैड पोस्चर क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। अब आ जाओ मेन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज क्या क्या हो सकती हैं हमारे। देखो डिफॉर्मिटीज होती क्या है, किसी भी बॉडी पार्ट या फिर कोई भी जॉइंट का अच्छे से प्रॉपर से ना बनना, माल फॉर्मेशन हो जाना, इंजरी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, उस चीज से कोई भी हमें ऐसा हो गया कि बॉडी पार्ट नहीं है, या फिर कुछ चीज ऐसी होगी डिफॉर्मिटी कहलाएगी, उनको क्या बोला, डिफॉर्मिटी कहलाएगी। तो ये डेफिनेशन क्या लिखोगे, माल फॉर्मेशन ऑफ एनी बॉडी कंपोनेंट, जॉइंट और बॉडी पार्ट क्या कहलाती है, डिफॉर्मिटी कहलाती है। इसके बाद आ जाओ, सबसे पहले हम स्पाइनल डिफॉर्मिटीज को ना पढ़ के एक्सट्रीमिटीज को डिफॉर्मिटीज होती हैं उसको पढ़ेंगे। नोक नीज आ जाओ, देखो नोक नीज का ना साइंटिफिक, नोक नीज का ना एक साइंटिफिक नेम होता है जिसको बोलते हैं जेनुवेल्गम। क्या बोलते हैं, ये याद रखना, आपको 1 नंबर में आएगा 101%। जेनुवेल्गम और जेनुवेरम, बोलेक्स को क्या बोलेंगे, जेनुवेरम बोलते हैं, ठीक है। जब भी कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी करोगे रफ डायग्राम एक बनाना ही बनाना है, ठीक है। स्टिक डायग्राम बना लो, स्टिक डायग्राम बोल रहे हैं, रफ डायग्राम बोलो। देखो नोक नीज का कैसे बनाओगे, क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, जेनुवेल्गम। बोलेक्स का साइंटिफिक नेम क्या है, जेनुवेरम। देखो बेसिकली इस टाइप से होगा आपका, यहां पे नीज है, यहां एंकल है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, गैप एंकल्स का क्या है, ये एंकल है ना दोनों, गैप क्या है, एंकल का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
आपस में नीज क्या करें, चल रहे हैं तो आपस में नीज टच करते हैं, उसको बोलते हैं नॉक नीज। ठीक है, इसके बाद आ जाओ कॉजेज, किस किस वजह से हो सकता है ये? बहुत ज्यादा मोटा आदमी, बहुत ज्यादा ओबेसिटी है, उससे क्या होगा, नॉक नीज हो सकती है। फ्लैट फुट, आर्क ही नहीं है प्रॉपर, फ्लैट फुट की वजह से भी नॉक नीज हो सकता है। फ्रैक्चर हो गया, इंजरी होगी कोई भी कह लो, तो नॉक नीज कहलाता है। क्या ध्यान में रखना चाहिए हमें, हमारे एक चीज ना होता कि बैलेंस डाइट लो, विटामिन डी का इनटेक सही मात्रा में लेना है। ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है, प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर कूल डाउन करना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हैवी वेट ज्यादा टाइम तक कैरी नहीं करना है। बेसिकली ये जो होते हैं वो बचपन में होती है ये वाली डिफॉर्मिटी, तो बच्चे बहुत क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बुक्स ले जाते हैं, एक बुक जरूरत होती है लेकिन 5-6 बुक्स एक साथ लेके जा रहे हैं, बहुत ज्यादा वेट, ज्यादा देर तक उनको, इसीलिए तुम्हारे पापा लेके चलते हैं, ला बेटा बैग दे दे, मैं छोड़ के आता हूँ तेरे को, है ना। तो सेम आप उसको ठीक करने के लिए कुछ चीजें होती है, नॉक नीज को ठीक करने के लिए आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, जिससे क्या होता है, हॉर्स राइडिंग जब करोगे आपका जो नीज का जो एरिया है वो इंक्रीज होता है, तो नॉक नीज ठीक कर सकती है। सोते वक्त बीच में, दोनों पैरों के बीच में पिलो रखो। ठीक है, पद्मासन कर सकते हो, देखा आपने ऋषि मुनि ऐसे बिल्कुल बैठे होते हैं, एक हमारा 1 फीट थाई पे होता है, अल्टरनेट ऑपोजिट थाई पे, 1 फीट 2 ऑपोजिट थाई पे होता है, बैठे रहते हैं आराम से, जब करते रहते हैं। ठीक है, तो पद्मासन बोल चुके, उसको क्या बोलते हैं, पद्मासन बोलते हैं। तो ये सारे करेक्टिव मेजर्स हो गए। सेम आता है बो लेग्स का, सिर्फ लिखना कैसे है तुम्हें, पहले नॉक नीज को डिफाइन करो कि भाई एंकल्स का जो गैप है वो इंक्रीज होता है इस डिफॉर्मिटी में, नीज का जो आपस में टच करते हैं। बो लेग्स में उल्टा कर दो, क्या करोगे, बो लेग्स में ऐसे होती है, धनुष की तरह बनी होती है बेटा, ऐसा इस टाइप से होंगे आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे नीज का जो एरिया आपका वो ज्यादा है, लेकिन एंकल आपस में क्या करे, टच करे, सीधे खड़े होंगे तो एंकल टच करेंगे, अलग से ऐसे बो सा बन जाएगा, धनुष बन गया, गांडीव है अर्जुन, ध्यान से देख। ठीक है, तो ये मत मानना कि कभी सच में चला दो। अब आ जाओ कोजेस, सेम ही कोजेस होते हैं भाई, देखो जितनी ज्यादा ओबेसिटी, फ्लैट फुट, फ्रैक्चर, इंजरी जो भी होती है वो भी बो लेग्स कर सकता है, नॉक नीज भी हो सकती है, दोनों में से। ठीक है, इसमें भी क्या है, बैलेंस डाइट लो। ठीक है, बैलेंस डाइट लोगे आप और विटामिन डी का सही से इंटेक करोगे तो आपके ये जो आपकी डिफॉर्मिटी है वो नहीं होगी। ये भी बचपन में लगभग होती है, क्योंकि हैवी वेट कैरी मत करो ज्यादा देर तक। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए देखो बैलेंस डाइट लो, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है तुम्हें। ठीक है, विटामिन डी लो, मसाज कराओ इसको ठीक कराने के लिए। अर्ध चक्रासन, चक्रासन क्या होगा, देखो चक्रासन, यहां फीट है आपके और पूरा हाथ यहाँ पे आ जाना। अर्ध चक्रासन सिर्फ ऐसे, ये लो हो गया अर्ध चक्रासन, परफॉर्म करो, बो लेग्स ठीक हो जाएगा। ठीक है तो बेटा, हमने नॉक नीज कर लिया पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में। ठीक है, बो लेग्स कर लिया। थर्ड आ जाओ फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का साइंटिफिक नेम होता है पेस प्लेनस। 1 मार्क का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉलन आर्चीज भी बोलते हैं। आर्चीज वो वाला नहीं है जिसपे आप लोग गिफ्ट लेने जाते हो। ठीक है, फॉलन आर्चीज किसको बोलते हैं, फ्लैट फुट को बोलते हैं। आ जाओ, किस लिए होता है ये, देखो मैं बताता हूँ आपको। किसी का तो पैर ऐसे होता है, ठीक है, तो ये वाली जो आर्क होती है ना वो मिसिंग होती है कईयों में, उसका पैर ऐसा होगा बिल्कुल सीधा। और फ्लैट फुट देखने का तरीका कैसे देख सकते हो कि फ्लैट फुट है या नहीं है, एक आता है आपका वाटर मार्क टेस्ट बोल सकते हैं, वाटर प्रिंट टेस्ट बोल सकते हैं जिसको, वाटर प्रिंट टेस्ट। एक कोई भी चीज ले जिसमें आपका दोनों पैर एक साथ डिप कर सके, देन एक पेज पे या फिर कैसे भी आप जिस पे आपका जो प्रिंट हो सके, मार्क जो प्रिंट आए उस पे करके देखो। अगर आपका पूरा पैर ही आ रहा है, उस पे पूरा प्रिंट हो रहा है तो आपको फ्लैट फुट है, नहीं बीच में आर्क थोड़ा सा मिसिंग आ रहा है तो आपको फ्लैट फुट नहीं है। ध्यान रखना ये सब। वाटर कौन सा टेस्ट होता है, वाटर प्रिंट टेस्ट। जब हमारे फुट की जो आर्क है वो नॉर्मल से कम हो जाए, क्या बोलेंगे, फ्लैट फुट बोलेंगे। किस किस चीज से होता है, वीक मसल्स, मसल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही नहीं है हमारी, तो उससे ये हो सकता है। जितना ज्यादा बॉडी वेट होगा उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा ना भाई नीचे, तो इंक्रीज बॉडी वेट होगा। हैवी वेट वही है, देखो सारी चीजों में सेम लिखना है, हैवी वेट नहीं उठाना। अब प्री क्वेश्चन में क्या लिखोगे, हाई हील्स के जो शूज होते हैं उसको अवॉइड करो, हैवी वेट को अवॉइड करो ज्यादा देर तक उठाने के लिए, हेल्दी बॉडी वेट बनाए रखो। तो ये दोनों आपस में कोजेस जो होंगे उसको ऑपोजिट करोगे तो आप क्या आ जाएंगे, प्रिकॉशंस लिखते हैं। हमेशा दो चीजें लिखनी जरूरी है। जिस
मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, उसी मार्क के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। 2 मार्क का आया हुआ है, सीधा लिखो, इसके डेफिनेशन लिखो, एक एक सबके बारे में लिख दो, खत्म। ठीक है। 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ, आपको पूछा गया फ्लैट फुट और उसके बारे में बताओ, तो 2.5 मार्क्स हो गए ना दोनों, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, 2 चीजें सेम ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है। आ जाओ, प्री क्वेश्चन बता दिया मैंने। करेक्टिव मेजर ताड़ासन करना है, ताड़ासन करना है, सिंपल सी चीज है। अगर आपको फ्लैट फुट ठीक करना है ताड़ासन करो, स्किपिंग करो, वज्रासन करो। वज्रासन कब करते हैं? खाने के बाद, जब मेटाबॉलिज्म आपको बढ़ाना है तो आप क्या करते हो? वज्रासन करते हो। ठीक है। आ जाओ, राउंड शोल्डर क्या होते हैं? मेरे शोल्डर अलाइनमेंट ही है सिंपल। अब मैं ऐसे करके चलूंगा, कई बच्चे चलते देखे मैंने, प्रेशर ज्यादा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होता है कि 1 रैंक लेके आनी है। ठीक है। घर जाते ही कुटाई हो गया, अब तो ओहो आज तो शायद कुछ तो है भाई, प्रेशर हो गया, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ठीक है। तो सिंपल शोल्डर बिकेम राउंड एंड जो उनका आगे की तरफ क्या होंगे? बेंट फॉरवर्ड। नॉर्मल अलाइनमेंट होती है ना सिंपल, उससे आगे की तरफ बेंट होंगे। कैसे ठीक कर सकते हैं? पुलअप्स करने लग जाओ, रोज पुलअप्स करो। राउंड शोल्डर की करेक्टिव मेजर्स में आता है पुलअप्स। प्लैंक करो तो ठीक कर सकते हो आप। उसके बाद चक्रासन करो, फुल यहां से जाना है नीचे, हाथ को पूरा नीचे रखना है, चक्रासन बनाना है। एक धनुरासन। ठीक है। लाई डाउन ऑन योर स्टमक। ठीक है। आपके क्या करो? हील्स, उनको हील्स को टच करो और ऐसे सिंपल उठना है, वो हो गया धनुरासन। ठीक है। आ जाओ, कॉजेस क्या क्या है? पोस्चर अच्छा नहीं है, फर्नीचर अच्छा नहीं है, और ऐसे चेयर पे बैठे जिसपे हम अच्छे से अलाइनमेंट कर ही नहीं पा रहे। ठीक है। तो ये क्या हो गया? बहुत ज्यादा टाइट क्लोथ पहने देखे मैंने लोग, ऐसे नैरो पैंट पहन लेंगे कि आप बस पूछो मत, इतनी टाइट, ऐसे लगा लो कि स्केलेटल मसल्स दिखने लग जाती हैं, इतनी टाइट शर्ट पहने रखेंगे। ठीक है। तो वियरिंग टाइट एंड फिटेड क्लोथ्स, यही चीज इसमें आ जाओ। प्रिकॉशन में क्या करनी है? कभी भी चलना फिरना और बैठना गलत पोस्चर में नहीं बैठना है, हमें बेंड होके नहीं बैठना आगे की साइड। प्रॉपर फर्नीचर का यूज करना है। करेक्टिव मेजर मैंने आपको बता दिया कैसे ठीक कर सकते हो इसको। अब सिर्फ हमारी लास्ट बचती है इसमें, इस चैप्टर में, वो है स्पाइनल डिफॉर्मिटीज रिलेटेड टू वर्टिब्रास। जो हमारी बैकबोन होती है उससे रिलेटेड कोई भी डिफॉर्मिटीज होती है, तो आप कैसे ठीक करोगे उस चीज को। बेटा लास्ट टॉपिक है, हम स्पाइनल डिफॉर्मिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्पाइनल डिफॉर्मिटीज में काइफोसिस के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो काइफोसिस में क्या होता है? देखो सिंपल आपकी बॉडी अलाइनमेंट ही है। ठीक है। ये हमारी फॉरवर्ड बॉडी पोस्चर है, ये हमारा बैकवर्ड बॉडी पोस्चर है। ठीक है। अब फॉरवर्ड बॉडी पोस्चर यानी कि फॉरवर्ड कर्व का कम हो जाना, बैकवर्ड कर्व का ज्यादा हो जाना, इंक्रीज ऑफ द बैकवर्ड कर्व लाइक दिस। ठीक है। तो क्या कहलाएगी? काइफोसिस कहलाएगी। बैकवर्ड कर्व का इंक्रीज, फॉरवर्ड कर्व का डिक्रीज। ये फॉरवर्ड कर्व कम हुआ, बैकवर्ड कर्व ज्यादा हो गया। अब आ जाओ, हंच बैक भी बोलते हैं इसको। एक पा देखिए, पा मूवी देखना ध्यान से, अमिताभ बच्चन की ना, तो उसमें उसको ना पीछे ऐसे होता है, काइफोसिस टाइप वो रखा होता है। तो हंच बैक भी बोलते हैं, हम बैक भी बोलते हैं, राउंड अपर बैक भी बोलते हैं इसको। अलग अलग नाम से काइफोसिस को बोला जाता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। बेसिकली हमारी बॉडी के ना 3 से 4 रीजन होते हैं। स्टार्ट होता है सर्वाइकल। ठीक है। सर्वाइकल रीजन होता है नेक के पास, देन थोरेसिक रीजन होता है चेस्ट, देन लंबर रीजन होता है जो आपके लोअर बैक होती है, देन आपका सैक्रम। ठीक है। कोकेक्स आता है। तो इस टाइप से रीजन्स होते हैं। तो काइफोसिस का क्या होता है? मेनली ना ये थोरेसिक रीजन में होते हैं, चेस्ट वाले रीजन में होती है ये, है ना। बैकवर्ड कर्व का इंक्रीज होना, फॉरवर्ड कर्व का डिक्रीज होना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ये चीज नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कितना डिग्री कर्व? मैक्सिमम 50 डिग्री ऑफ कर्व थोरेसिक रीजन में हो गया आपको, तो उसको डिफॉर्मिटी बोलेंगे काइफोसिस। इजी तरीका याद करने का, आपने लेंस पढ़े होंगे 9th-10th क्लास तक, लेंस के बारे में पढ़ा होगा। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस में ये कौन सी डिफॉर्मिटी बनी? एक चीज लगाएंगे तो हम लास्ट वाली, बैकवर्ड कर्व का क्या हुआ? इंक्रीज हो गया ना। अब आ जाओ, कॉनकेव लेंस बना दो। कॉनकेव लेंस बना दिया, आगे की चीज हटा देते हैं। इस टाइप से हो जाना, यानी कि लंबर रीजन क्या हुआ? लंबर रीजन में अफेक्ट पड़ा ना ये, तो ये हो जाएगी हमारी लॉर्डोसिस। ये काइफोसिस, ये लॉर्डोसिस। तो याद रखना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स से भी याद कर सकते हो आप।
ठीक है। आज कॉजेज क्या क्या होते हैं वही चीज है भाई, सब में सेम लिखना है। देखो अलग अलग एक भी याद कर लोगे तो बार बार लिख देना बेशक। सबसे पहले क्या लिखोगे, हैवी वेट्स, ज्यादा उठा लिए ज्यादा टाइम तक, टाइट क्लोथ्स पहन लिए, ठीक है, समझ आ गया। प्रिकॉशन क्या क्या ले सकते हो, क्या प्रिकॉशन लोगे इसमें, हैवी वेट्स ना उठाओ, टाइट क्लोथ्स ना पहनो, ये प्रिकॉशन लेनी है। करेक्टिव मेजर्स कैसे ठीक कर सकते, देखो यहां पे थोरेसिक रीजन में है ना, तो चक्रासन अगर हम करते तो ठीक हो सकती नहीं हो सकती, हो सकती है। पहले आ जाओ चक्रासन, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आप अगर भुजंग आसन करते, भुजंग आसन तो सबको पता होगा, कोबरा पोज, भुजंग आसन कर रहे हैं सिंपल, तो ठीक होगी कि नहीं होगी, भुजंग आसन से भी ठीक होते। फोम रोलिंग करो, फोम रोलिंग रोलर आता है उसके, फोम रोलिंग करोगे बैक से, उससे भी ठीक होती है फोम रोलिंग। और ये हो गया इसका डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, तो स्टिक डायग्राम बना देना बेशक से, कि आप सिंपल एक ह्यूमन बना देते हो, उसकी भी बैक ऐसे हो रखी है सिंपल इस टाइप की, जो भी आपको बनाना हो। मेरी तो गंदी ड्राइंग है, इस पे भरोसा मत करना, डायग्राम बना के आना, डायग्राम के मार्क्स होते हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में हमेशा, ठीक है। इसके बाद जो लोडोसिस करना है सपोज, ठीक है। देखो सिंपल लोडोसिस में क्या डिफरेंस है, लोडोसिस में कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस याद रखना था, बताया था मैंने, ये चीज हटा दो। तो ये चीज आप सबसे पहले लंबर रीजन को अफेक्ट करेगी, कौन से रीजन को, लंबर रीजन को अफेक्ट करेगी, ठीक है। अब देखो ये चीज इस टाइप से हमें होगा, तो फॉरवर्ड कर्व क्या हो गया, फॉरवर्ड कर्व हमारा इंक्रीज हुआ और बैकवर्ड कर्व डिक्रीज हो गया। इतनी बात समझ में आ गई सबको कि फॉरवर्ड कर्व इंक्रीज हो गया और बैकवर्ड कर्व हमारा क्या हो गया, हाँ बैकवर्ड कर्व क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब आ जाओ सेम कॉजेस, इम्बैलेंस डाइट, भाई सेम लिखना है सब में, डाइट, टाइट क्लोथ्स, हैवी वेट्स लिख दो इसमें भी, ठीक है। प्रिकॉशन बैलेंस डाइट लो, हैवी वेट्स मत उठाओ। लास्ट करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स में क्या कर सकते हो, जैसे हमने जो भी करा आसन इस टाइप से करो, कोई ऐसा आसन बताओ जिसमें हमें ऐसे करना पड़े आगे की साइड, बताओ क्या कर सकते हो, कोई भी आसन बताओ मुझे। देखो टो टच करो, ठीक हो जाएगी नहीं हो जाएगी, सबसे पहले टो टच, सीधा लेट के 45 डिग्री पे हमारे लेग्स को रेज करो, 45 डिग्री लेग रेज। और क्या कर सकते हो, ये दोनों कर सकते हो, तो आपका करेक्टिव मेजर्स में लिख सकते हो ना। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक नंबर में क्वेश्चन आएंगे, लोर्डोसिस कौन से रीजन को अफेक्ट करता है, लंबर रीजन को। काइफोसिस कौन से रीजन को अफेक्ट करता है, थोरेसिक रीजन। चेस्ट रीजन को अफेक्ट करता है। कर्व अपने हिसाब से देख लेना, क्या बताया मैंने, कॉनकेव कहाँ बताया है, कॉन्वेक्स कहाँ बताया, मैं लिख देता हूँ फिर भी, कॉनकेव कॉन्वेक्स, गलत लिख दिया भाई, कॉन्वेक्स और कॉनकेव याद रखना इसमें सब। लोर्डोसिस के दूसरे नाम नहीं बताए मैंने, तो देखो इसको स्वे बैक भी बोलते हैं, सैडल बैक भी बोलते हैं, होलो बैक भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो लास्ट है हमारी स्कोलियोसिस, ये सी या एस शेप की डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है। साइडवेज कर्वेचर होते हैं इसमें, साइडवेज या लेटरल कर्वेचर होता है। जैसे बताता हूँ, बाइक चला रहे हैं, कोई ऐसे करके चलाएगा ऐसे, ठीक है, तो इसको इस टाइम से चल रहा होता है,
तो साइडवेज कर्वेचर होता है कितना डिग्री, 10 डिग्री का। कॉजेस क्या क्या होते हैं लिख दो कॉजेस, आप इसमें बताने की जरूरत पड़ेगी। हैवी वेट लिख दो, ठीक है, अनइक्वल वेट लिख दो, इससे ज़्यादा उठा लिया, इससे कम उठा लिया, ठीक है। एक होता है आपका इसके अंदर एक आता है ऑस्ट्रिच स्टेप के कारण ये मेनली ज़्यादा होती है। ऑस्ट्रिच स्टेप में क्या होता है, ऑस्ट्रिच स्टेप में क्या होता है, दोनों लेग्स की लेंथ ना डिफरेंट होगी, डिफरेंट लेग्स लेंथ मतलब छोटे बड़े होंगे, ध्यान रखना, एक पैर छोटा एक पैर बड़ा, ठीक है, गैप होगा उन दोनों में। तो ऑस्ट्रिच स्टेप के कारण भी ये स्कोलियोसिस होती है। कॉजेस लिख देना भाई, ज़्यादा हैवी वेट्स ना उठाएं, बैलेंस डाइट, इम्बैलेंस डाइट हो, प्रिकॉशन में बैलेंस डाइट होगी, ठीक कैसे कर सकते हैं इसमें, ठीक है, क्या बोलोगे, सेम आसन परफॉर्म करना। अब बर्थ डिफेक्ट भी होता है, स्कोलियोसिस क्या होता है, बर्थ से भी होता है, ठीक है। अब ठीक कैसे करोगे बताओ, मेनली क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेरे ये वाला पोस्चर ठीक हो जाए, तो मैं हमेशा जिस साइड पोस्चर डिफॉर्मिटी है उससे ऑपोजिट करूंगा, ऑल्टरनेट टो टच से भी आप ये डिफॉर्मिटी ठीक कर सकते हो, ठीक है। और आप इसके क्या करोगे, हैंड लेग रेस लाइक दिस, ऑल्टरनेट, ये कर रहा हूं मैं, इससे भी ठीक कर सकता हूं, ऑल्टरनेट हैंड लेग रेस। तो ये सब चीजें किसमें आती है, हमारी स्कोलियोसिस में आती हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में आगे आई थिंक मेनली हमने पूरा कर लिया। पहले हमने एक्सरसाइज गाइडलाइंस के बारे में पढ़ा, 2010 में आई थी, 2020 में रिवाइज कर दी गई थी, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंट एज ग्रुप्स के बारे में पढ़ा हमने कि अप टू एज 5 के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्सरसाइज करी हैं, ठीक है। फिर अडल्ट्स के लिए क्या है, ओल्डर अडल्ट्स के लिए क्या क्या चीज़ें आई हैं। देन उसके बाद में हम वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा कि बैरियर्स क्या क्या थे उनके, बेनिफिट्स उनको किस चीज़ से हुए, फिजिकल बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हुए। देन उसके बाद में हमने फीमेल एथलीट राइट्स के बारे में पढ़ा कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, मेनोरिया क्या होता है, फीमेल्स में मिनार्की क्या बोलते हैं, मिनार किसको बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी लेंथ होती है एवरेज, ठीक है, उससे कम में क्या क्या चीज़ें, जैसे 21 डेज से कम होगी तो उसको क्या बोलेंगे, 35 डेज से ज़्यादा होगी तो उसको क्या बोलेंगे। तो मेनली ये सारी चीज़ें किस में हम कवर करें, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज से क्वेश्चन आता है। डिफॉर्मिटीज में आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है और बिना डायग्राम आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर मत बोलना कि 5 नंबर का क्वेश्चन आया कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज का। लेकिन एक बात ध्यान रखोगे, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज अलग होती हैं, एक्सट्रीमिटीज की डिफॉर्मिटीज अलग होती हैं। आपको जब बोला जाए कि स्पाइनल डिफॉर्मिटीज के बारे में लिखो तो ये मत लिख देना फ्लैट फुट, भाई फुट स्पाइन में होगा क्या, ये तो सोचने की बात है ना। तो ये मत कर देना आप लोग, ठीक है। कोई भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस चीज़ में या फिर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। उस डाउट को हम जैसे जल्द से जल्द हम उसको वापस एक वीडियो बना के आप तक पहुंचा देंगे, या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।